नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। हर रोज़ के भांति हर रोज़ वही काम, वही सोना, वही पढ़ना, वही हर चीज़ करना है। चलिए, घटना चक्र का आज लाजवाब टॉपिक रोग एवं उसके उपचार से हम स्टार्ट करते हैं। इसमें यकीन दिलाते हैं कि आपको बहुत मजा आएगा, बहुत क्वेश्चन आप याद करेंगे, बहुत पीछे के जितना क्वेश्चन भूल गए होंगे आपको सारा के सारा याद होने वाला है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जीवाणु भोजी यानी इसी को कहते हैं इंग्लिश में बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज सर क्या है? इसमें अक्सर लड़का खो जाता है। तो ऐसा वायरस जो जीवाणु को मारता है उसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, ऐसा वायरस जो जीवाणु को मारता है उसे क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज कहते हैं। सुनिएगा, जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु क्या कहलाता है? बैक्टीरियोफेज। समझ में आ गया ना? यानी ऐसा विषाणु, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को ही क्या कर दे, संक्रमित कर दे, नष्ट कर दे, खा जाए, उसको क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज। या देखिए, कह रहा है कि जीवाणु भोजी एक प्रकार का वायरस होता है। यानी जो बैक्टीरियोफेज होता है वह क्या होता है बाबू? एक प्रकार का वायरस होता है जो जीवाणुओं को संक्रमित करता है। यह अन्य प्रकार के वायरस की भांति इसमें प्रोटीन की परत तथा इसके भीतर न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए या आरएनए पाया जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? यानी किसकी कोशिका में बाबू कोई एंजाइम नहीं होता है? तो ध्यान से सुनिएगा, किसकी कोशिका में, तो इनमें से कोई नहीं दे रहा है। ठीक है, सुनिएगा। विषाणु शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के वायरस शब्द से हुई है। लैटिन जो शब्द है, लैटिन शब्द वायरस से विषाणु शब्द की उत्पत्ति हुई है। यानी वायरस से ही क्या निकलता है? विषाणु। वायरस का अर्थ क्या होता है? विषाणु। अच्छा सर, यह कैसा शब्द है? तो लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है विषु। विष यानी अणु है। ये अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है। विषाणु कैसा है? अति कोशिकीय, अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। यह केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है। सामान्यतः विषाणुओं में एंजाइम अनुपस्थित होता है। विषाणु में एंजाइम अनुपस्थित होता है, यानी उसमें विषाणु में एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो जवाब मिल गया आपको ना? यानी विषाणु में एंजाइम नहीं पाया जाता है, यानी विषाणु में एंजाइम अनुपस्थित होता है। विषाणु में एंजाइम अनुपस्थित होता है, किंतु कुछ विषाणुओं यथा रेट्रोवायरस आदि में कुछ एंजाइम पाया जाता है। यानी अपवाद में कुछ ऐसे भी विषाणु हैं, जैसे कार्बन का अप्रूप है ना, हीरा और ग्रेफाइट। ग्रेफिन भी किसका है? कार्बन के अप्रूपे है। नहीं, कोई दिक्कत? फुलेरिन कार्बन का ही अप्रूप है। फुटबॉल C60, कोई दिक्कत? तो कुछ विषाणुओं में जैसे कि रेट्रोवायरस है, इसमें एंजाइम नहीं पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है, सॉरी। बहुत सारे ऐसे, ये तो अपवाद हो गया, लेकिन विषाणुओं में जनरली सामान्यतः एंजाइम नहीं पाया जाता है। ठीक। 20 एमिनो अम्ल से किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। एंजाइम क्या करता है कि हार्मोन को उत्सर्जित करने में उत्प्रेरक के काम करता है। एंजाइम नहीं, ग्रंथि दो प्रकार के होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी। तो अंतःस्रावी ग्रंथि से एंजाइम स्रावित होता है कि हार्मोन? अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है। एंजाइम सर बाह्यस्रावी। तो अंतःस्रावी ग्रंथि कैसा होता है? नलिका युक्त होता है कि कैसा होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है नलहीन होती है, यानी इसमें नलिका नहीं, ट्यूब नहीं होता है, यानी ट्यूबलेस होता है, कोई नलिका नहीं होता है। डायरेक्ट एंजाइम जो है वह जाकर ब्लड से घुल मिल जाता है, हार्मोन जो है वह ब्लड से घुल मिल जाता है। लेकिन सर एंजाइम जो निकलता है ना, जैसे श्वेत ग्रंथियाँ, दुग्ध ग्रंथियाँ, आश्रु ग्रंथियाँ, ये सब एक नलिका के माध्यम से, आँख में आंसू टपक रहा है, दूध निकल रहा है, तो ये सब क्या? एक नली के माध्यम से बाहर निकल रहा है। कोई दिक्कत है? इसमें एंजाइम है, हार्मोन बाहर नहीं होता, निकलता। कोई दिक्कत है? सुनिए, निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है?
निम्नलिखित में से कौन सा रोग है बाबू जो कि कीट के काटने से होता है? तो डेंगू। कीट माने क्या होता है? कीट पतंग। सबसे अगर पूछेगा ना कि किस संघ के संख्या सबसे ज्यादा है जंतु जगत में, तो आर्थ्रोपोडा। आ जितना कीट पतंग आता है ना सब आर्थ्रोपोडा में आता है। बात समझ में आ गया? कीट पतंग वाले जो जानवर होते हैं उसमें 6 पाद होते हैं, यानी 6 पैर होते हैं, और 4 पंख होता है। जो पंख होता है वह उड़ने के लिए सहायक होता है। उड़ने के लिए नहीं, कोई दिक्कत है? अच्छा सर, तो निम्न में से कौन सा रोग जो है कीट के काटने से होता है? तो डेंगू रोग। डेंगू अरबो वायरस। डेंगू के वायरस का क्या नाम है? अरबो वायरस। हर जोड़ पर दर्द, हर जोड़ पर हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जानते हैं। डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखिए डेंगू जो ज्वर होता है ना बाबू, डेंगू ज्वर माने डेंगू बुखार, और इसमें क्या होता है कि हड्डियों और जोड़ों में भयंकर पीड़ा होता है और तेज ज्वार होता है। यह एक प्रकार के विषाणु से होने वाला रोग है जिसे क्यूलेक्स फैटिगेंस एडिज एल्बोपिटक्स एवं एडिज इजिप्ट नामक मादा मच्छर फैलाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आप लोग को बता देता हूँ कि जो डेंगू का मच्छर होता है ना वह साफ पानी में पाया जाता है, न कि गंदे पानी में। जानकारी के लिए जनहित में जारी। समझ में आ गया ना दोस्त? यानी जो डेंगू का मच्छर होता है मेरे भाई, वह स्वच्छ पानी में पाया जाता है, न कि अक्सर देता है। पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसा मत सोचिएगा कि हम भरमा रहे हैं। पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि डेंगू का जो मच्छर होता है वह किस पानी में पाया जाता है? लवणीय में पानी में, लवण वाला पानी में, कि गंदे पानी में, कि साफ पानी में? तो लड़का जनरली जो नहीं जानेगा तो साफ पानी मरबे नहीं करेगा, इसलिए कहेगा कि साफ पानी में कोनो चीज़ जन्मे नहीं होगा किसी चीज़ का। जबकि डेंगू जो मच्छर होता है वहीं पर पनपता है। तो इसलिए क्वेश्चन पढ़ने में एक तुक्का लगाने में बड़ा अंतर है। ठीक है, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है तो वायरस और मादा एडिज मच्छर द्वारा। अब मादा मच्छर ही खून चूसती हैं, पुरुष खून नहीं चूसते हैं। यानी पुरुष जो मच्छर होते हैं वह खून नहीं चूसते हैं। हाँ, मादा मच्छर होती हैं, ठीक है, वही खून चूसती हैं। ठीक है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? यानी डेंगू जो बुखार होता है उसमें मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तब प्लेटलेट्स की। अब प्लेटलेट्स को बिम्बाणु कहते हैं, रक्त बिम्बाणु नहीं। यानी प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है बहुत, आपको प्लेटलेट्स डाउन चला जाएगा, जिससे आपको चलने में एकदम माने चलना ही नहीं, घूमने फिरने में तकलीफ होने लगेगा, धीरे धीरे खाट पकड़ लीजिएगा। पीला बुखार निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है? पीला बुखार, तो देखिए पित्त ज्वर या येलो फीवर के नाम से इसे जानते हैं। यानी पीला बुखार को पित्त ज्वर या येलो फीवर के नाम से जानते हैं। इस रोग का कारक एक सूक्ष्म विषाणु होता है जिसका संचरण एडिज जाति के मच्छरों द्वारा होता है। यानी एडिज जाति के जो मच्छर है ना उसी के काटने से बाबू मेरे पीला बुखार होता है। तो इस बात को आप लोग जान जाइएगा कि पीला बुखार एडिज मच्छर के काटने से होता है। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? यानी टाइगर जो मच्छर होता है ना उसके द्वारा संचालित नहीं होता है। तो पित्त ज्वर यह होता है, डेंगू ज्वर होता है, चिकनगुनिया होता है, लेकिन जापानी इंसेफ्लाइटिस नहीं होता है। यानी यह टाइगर मच्छर से जापानी इंसेफ्लाइटिस नहीं होता है। ठीक है, सुनिए, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है द मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस जो बीमारी है ना वह मस्तिष्क की बीमारी है। सुनिएगा, मेनिंजाइटिस है बाबू, वह क्या है कि वायरस, बैक्टीरिया तथा अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म के संक्रमण से मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होता है मेनिंजाइटिस बीमारी। ठीक है, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है बाबू? तब विषाणु, कुत्ता काट लेगा तो रेबीज, कुत्ता काटने से रेबीज नहीं, रेबीज का टीका लिया जाता है। अब सर कुत्ता काट लिया तो वह वायरस हो गया, क्या हो गया? अगर कुत्ता काटल आदमी या काट ले तहरा के तो समझ जा कि तोहरो उहे हो जाई।
काहे कि ओकरा में का बा वायरस। आ जब भी वायरस कोरोना में आई डोंट टच हिम हर, बात समझ में आ रहा है। चलिए, जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है? तो मस्तिष्क को। किसको बाबू? मस्तिष्क को। यानी जो जापानी इंसेफ्लाइटिस हो जाएगा ना तो वो मस्तिष्क को प्रभावित करेगा। किसको? मस्तिष्क को प्रभावित करेगा। इस बात को याद रखेगा। मेनिंजाइटिस भी बीमारी किससे है? मस्तिष्क से ही संबंधित है। जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारक होता है क्या बाबू? तो विषाणु। क्या चीज़? विषाणु। सुअर यानी जापानी इंसेफ्लाइटिस जो होता है ना बाबू, वह विषाणु के द्वारा होता है। और कौन सा प्रभावित अंग है? तो वह प्रभावित अंग है मस्तिष्क। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र में दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक होता है? तो जापानी इंसेफ्लाइटिस। बाप रे बाप, सुअर इसीलिए गांव से बाहर पाला जाता है। समझ में आ गया ना? तो ये जापानी इंसेफ्लाइटिस हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि उससे वायरस फैलेगा जिससे आपका मस्तिष्क प्रभावित होगा। इसीलिए सुअर खोभार जो होता है ना, जो सुअर रखता है, तो वह गांव से बाहर ही। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है बाबू? तो विषाणु के द्वारा। पानी से डर लगने को हाइड्रोफोबिया कहते हैं। जिसको कुत्ता काट लेगा ना तो पानी में नहाइबे नहीं करेगा, अरे बाप रे बाप, पानी देख के डर लगेगा उसको। समझ में आ गया ना? ठीक है। हाइड्रोफोबिया रेबीज का पुराना नाम है, यानी रेबीज का पुराना नाम भी क्या है? हाइड्रोफोबिया है। ठीक है। भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण क्या है? तो रोटा वायरस। ध्यान से सुनना, माने 200 बच्चा भारत में जन्म लिया ना, उसमें एक मर जाएगा रोटा वायरस के कारण, अतिसार रोग से। कौन रोग? अतिसार रोग से क्या होता है? वह मर जाता है। अब सर अतिसार रोग सुनिएगा। विषाणु, जीवाणु और अन्य परजीवियों के संक्रमण के फलस्वरूप अतिसार रोग हो सकता है। यदि कोई मानव रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? पेंडेमिक कहते हैं। यानी कोई अगर मानवीय रोग जो है, मानव में होने वाला रोग जो है, पूरे विश्व में अगर फैलता है तो उसको क्या कहते हैं? पेंडेमिक कहते हैं। यानी उसी को महामारी कहते हैं। क्या कहते हैं? महामारी कहते हैं, यानी पेंडेमिक कहते हैं। जैसे कोरोना क्या था? एक महामारी था, यानी पेंडेमिक था। क्या था? लॉकडाउन, कोरोना, ये सब इंग्लिश वाला वर्ड है। पेंडेमिक को दिक्कत है। निम्न में से किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारियां है? निम्नलिखित में से कौन सा सेट है बाबू? यानी कौन कौन सा बीमारी है जो कि किससे? विषाणु से होती है, यानी वायरस से होती है। तो सुनिएगा, मम्स, रेबीज, हर्पीज। मम्स, रेबीज और हर्पीज, यह किससे होता है? तो विषाणु से। याद रखिएगा, मम्स हो गया एगो नया चीज, रेबीज और हर्पीज। हाँ, मम्स मतलब कंठमाला रोग, कंठमाला रोग। ठीक है। एक विषाणु जनित रोग है जिसमें पैरोटिड ग्रंथ कष्टदायक रूप से बड़ी हो जाती है। यानी पैरोटिड ग्रंथियाँ जो यहाँ पाई जाती है ना, तो वही बड़ हो जाएगी। समझ में आ गई? एगो होते चक फेंक दी होने से ही। सुनिए, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो क्या चीज़? तो दूषित भोजन तथा जल से। यानी अगर आप दूषित भोजन खाइएगा और जल से क्या होता है? पोलियो वायरस होता है। आप पल्स पोलियो 2 बूंद जिंदगी के लिए। ठीक है। पोलियो एक संक्रामक रोग है जो कि पोलियो मेलाइटिस विषाणु द्वारा होता है। यानी पोलियो भी विषाणु से संक्रमित होने वाला रोग है। यानी पोलियो अगर मार देगा ना तो समझिए वायरस जनित रोग है। कैसा है? वायरस जनित ना। अच्छा सर, पोलियो का कारण क्या है? किससे फैलता है? तो विषाणु द्वारा। और कारण क्या है? तब दूषित जल अगर खाइएगा, खराब खाना और जल से क्या हो जाएगा? पोलियो बच्चा में। पोलियो के टीके की खोज किसने किया था? तो जोनास साल्क ने। सुनिएगा, पोलियो के टीके की खोज सर्वप्रथम जोनास साल्क ने 1952 में की थी। पोलियो बच्चों में होने वाला एक अत्यंत घातक रोग है जिससे यह विकलांग हो जाते हैं। पोलियो मारा लड़का कैसा हो जाला सन? विकलांग हो जाते हैं। ध्यातव्य हो कि यह रोग पोलियो विषाणु द्वारा होता है। यह पोलियो वायरस द्वारा जो है पोलियो बीमारी होता है, जिससे प्रभावित होने वाला अंग केंद्रीय तंत्रिका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मार देगा। यही चीज से समझ में आ गया ना? पोलियो के टीका सबसे पहले किसने तैयार किया था? तो जोनास साल्क ने। साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? तो पोलियो से। वही साल्क टीका कहो। जोनास साल्क ने पोलियो के टीका की खोज किया था। कब? 1952 में।
इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? तो रेबीज विषाणु जनित है, खसरा विषाणु जनित रोग है, पोलियो विषाणु जनित रोग है, लेकिन क्षय रोग टीबी है वह जीवाणु जनित रोग है। टीबी, मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। हम तो कहें कि जल्दी दे बोलोगी जीवाणु। निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए ट्राईवैलेंट के स्थान पर बाईवैलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है? साइलेंट प्लीज। निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए ट्राईवैलेंट के स्थान पर बाईवैलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है? तो पोलियो के। किसका बाबू? पोलियो के। ठीक है, यानी भारत सरकार ने हाल ही में ट्राईवैलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन के स्थान पर बाईवैलेंट वैक्सीन प्रयोग करने का निर्णय लिया है। इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? तो सुनिएगा, मर्स, सारस, कोविड-19, यह तीनों किससे संबंधित है बाबू? पोलियो से। किससे? पोलियो से। ACE2 पद का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है? तो विषाणु जनित रोगों का प्रसार, विषाणु जनित रोगों के प्रसार में। ये देखिए IAS 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है UPSC में कि ACE2 पद का उल्लेख किस संदर्भ में है? तो विषाणु जनित रोगों के प्रसार में, विषाणु जनित रोगों के प्रसार के संबंध में ACE2 है। ठीक है, ACE2 कोविड-19 वायरस के लिए एक सेलुलर द्वार के रूप में कार्य करता है, यानी यह विषाणु जनित रोगों के प्रसार में क्या करता है? कार्य करता है। पैथोजिन जो सामान्यतः जुकाम के लिए उत्तरदायी है, पैथोजिन जो होता है उससे जुकाम होता है। क्या होता है? जुकाम होता है। तो उसमें क्या कौन सा होता है बाबू? तो राइनो वायरस। जो जुकाम होता है ना, सर्दी जुकाम, तो सर्दी में किसी में टच नहीं करना चाहिए, उसके हाथों से नहीं कुछ खा लेना चाहिए। ये ना कि नेटा पोछ के सखी दे देली, चॉकलेट मार लेनी, लपेट लेनी, तो ना, उससे नहीं होना चाहिए ऐसा। नहीं तो तुरंत ओकर जो बना तुरंत उसका जो नाक में से नेटा बह रहा है तो वो भी आपका भी चालू हो जाएगा। यानी कहने का मतलब याद करने के लिए बता रहा हूँ दोस्त, याद करने के लिए क्या है कि वह क्या होता है कि राइनो वायरस से सर्दी जुकाम होता है। कौन वायरस? राइनो वायरस। रेन माने क्या होता है? वर्षा। और नाक से वर्षा होना मतलब कि क्या कहते हैं? सर्दी कहते हैं। नाक से वर्षा होगा तो उसको कहेंगे सर्दी। ठीक है, तो राइनो वायरस के चलते सर्दी जुकाम होता है। तो इसलिए सर्दी में किसी में हाथ नहीं टच करना चाहिए। ई ना कि वो अपन नेटा पोछ के तारा मुंह पर लगे तो ऐसे हाथ रख दिला तो समझिए कि आप में वो फैल जाएगा। समझ में आ गया ना? इसीलिए आदमी पर्सनल रुमाल लेकर चलता है। ठीक है, या निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन सही है? सुनिएगा, कौन सा कथन सही है बाबू? तो विषाणु संक्रमित कर सकते हैं। वायरस जो है किसको किसको संक्रमित कर सकते हैं? तो सुनिएगा, जीवाणुओं को, कवकों को, पादपों को। तो देखिए तीनों को संक्रमित कर सकते हैं। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? बताइए, कौन सा ऐसा सूक्ष्म जीव है जिसके द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो वायरस के द्वारा। हेपेटाइटिस जो होता है ना, ठीक है, हेपेटाइटिस जो बीमारी होता है बाबू, वह किसके द्वारा? तो वायरस के द्वारा। हेपेटाइटिस बी एक संक्रामक रोग है जो हेपेटाइटिस बी नामक वायरस के द्वारा होता है। इस व्याधि के कारण यकृत यानी लीवर में सूजन और ज्वलन पैदा हो जाती है। यानी हेपेटाइटिस बी अगर बीमारी हो जाएगा तो आपके जो यकृत है ना, लीवर, उसमें ज्वलन पैदा होगा और सूजन आ जाएगा। हेपेटाइटिस बी वायरस हेपा DNA वायरस परिवार का एक सदस्य है, यानी हेपा DNA वायरस परिवार का एक सदस्य है। कौन सा? हेपेटाइटिस बी। ठीक है, तो आपसे पूछता है, कैसे पूछता है भारत? तब पूछता है क्वेश्चन कैसे कि सूक्ष्म जीव के द्वारा, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा? तो वायरस के द्वारा हेपेटाइटिस बी होता है। और हेपेटाइटिस बी से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? यकृत, लीवर। ठीक है, यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक क्या है बाबू? तो DNA वायरस। कौन सा? DNA वायरस, याद रखना ये सब चीज़। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो देखिए लीवर आ गया ना। ये सब UPPCS में पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है? तो हेपेटाइटिस रोग जो है वह किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा। हैजा मलेरिया प्रोटोजोआ से, हैजा जीवाणु से, डिप्थीरिया जीवाणु से। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है?
सही नहीं है कथन, तो सुनिएगा, जो सही कथन है उसको मैं बता रहा हूँ। यकृत शोध बी यानी हेपेटाइटिस बी जो है विषाणु काफ़ी कुछ यकृत शोध बी विषाणु काफ़ी कुछ HIV की तरह ही संचरित होता है। सार्वभौम रूप से यकृत शोध बी और सी विषाणुओं से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या HIV से संक्रमित लोगों की संख्या से कई गुना अधिक है। यकृत शोध बी और सी विषाणुओं से संक्रमित कुछ व्यक्तियों में अनेक वर्षों तक इसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये सब हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में था। सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी गलत है? तो कौन सा जोड़ी गलत है, तो सही हम केवल बताना यहाँ पर काम है। सुनिए, प्लेग किससे फैलता है? तो चूहा के मरने से। प्लेग किसके द्वारा? चूहा से। रेबीज किसके द्वारा? तो कुत्ता काटने से। ना आदमी कहलन कि कुत्ता काट लेगा अस्थिर नहीं खे रहेगा, कुत्ता काट लेगा ना तो बेचैन रहेगा। क्या करेगा? बेचैनी छाए रहेगा। कुकुर लेखा मुंह जीभ निकाल के हाँफेगा, पानी से डर लगेगा। ये सब रेबीज का लक्षण है। रेबीज से अगर आपको नहाने से डर लग रहा है तो समझिए कि कुकुर काटा है थोड़ा बहुत। ठीक है, हाँ, तो ना तो उसमें नहीं। ठीक है, टेप वर्म तो सुअर से, टेप वर्म सुअर से होने वाला बीमारी है। टेप वर्म बाबू सुअर से होने वाला बीमारी को टेप वर्म कहते हैं। ठीक है, अच्छा सुनिए, प्लेग एक संक्रामक रोग है जो चूहों द्वारा फैलता है। ठीक है, निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए। ठीक है, कौन सा रोगों का भारत में उन्मूलन हो चुका है? तो सुनिएगा, केवल 3 यानी चेचक का, स्मॉल पॉक्स का भारत में उन्मूलन हो चुका है, यानी भारत से मुक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी हो रहा है। स्मॉल पॉक्स अभी इधर नहीं हो रहा है, तो अभी भारत सरकार के देखिए डाटा में ख़त्म है, लेकिन पॉकेट में लोगों के अभी भी घूम रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? यानी कम मात्रा में हो गया है, इसलिए उसको विलुप्त के कगार पर घोषित कर दिया गया है। ठीक है, हाँ, यानी जब कोई बीमारी 3 साल तक उसका कोई लक्षण नहीं दिखाई दिया, तब उसको क्या कहेंगे? स्मॉल पॉक्स, या सॉरी उसको क्या कहेंगे बाबू कि उस बीमारी का उन्मूलन हो चुका है, यानी मुक्त हो चुका है। बात समझ में आ गया ना? अच्छा सर, स्मॉल पॉक्स क्या है कि शहर के लड़कों में तो हो नहीं रहा है, अब जनरली देहात में भी नहीं हो रहा है, बहुत कम बच्चों में अभी हो रहा है, जो कि काफ़ी एक बच्चा दूसरे से संक्रमित हो जा रहा है, जैसे स्कूल कॉलेज इस सब में जाते समय। अच्छा लड़का भी जो साफ सफाई रहता है उसमें भी हो जा रहा है। ठीक है, तो ये सब कारण हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, एड्स का संचरण कैसे होता है? एड्स दिवस प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स जो है HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है। और DNA का होता है क्या चीज़? डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। RNA का राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो एड्स जो है बाबू किससे संचरण होता है? तो लैंगिक संभोग से। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, रक्तदान से, यानी रक्तदान अगर किसी को दीजिएगा तो मच्छरों और अन्य रक्त चूसकों से नहीं होता है। अगर मच्छर काट के उसको काट दिया तो उससे नहीं होता है, यानी एड्स नहीं फैलेगा। अपरा के संपर्क में, यानी प्लेसेंटा के संपर्क में, तो ये बिल्कुल सही है। प्लेसेंटा किस में होता है? ब्लड में। इसमें अगर प्लेसेंटा के संपर्क में आ गया तो उस व्यक्ति के क्या हो जाएगा? वो हाथवा छील के, हाथवा मान लो छिला गया, आपका हाथवा छिला के दोनों सटा दो, फैल जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो इससे संक्रमित होता है आदमी, किससे? तो लैंगिक संभोग से, रक्तदान से और अपरा के संपर्क से। HIV एड्स रोग नहीं फैलाता है। HIV जो है एड्स रोग नहीं फैलाता है, क्योंकि मच्छर के काटने से। कैसे बाबू? मच्छर के काटने से। न तो HIV संक्रमित रक्त से ये तो हो जाता है, बिना उबली सुई के प्रयोग से। अगर सुई आप उसको दिए या किसी और को भी दे देते हैं तब भी हो जाएगा। ठीक है, असुरक्षित यौन संबंध से भी हो जाएगा। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था बाबू? तुर्कों ने। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? तुर्कों ने। ज्ञातव्य है कि कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो चौगान खेलते, पोलो का मतलब चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मौत हो गई थी। ठीक है, इसी खेल के दौरान घोड़े से गिरने के कारण 1210 ईस्वी में इसकी मौत हो गई थी। किसकी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की।
सल्तनत काल में ऊंचे धार्मिक और न्यायिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को उलेमा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उलेमा। उलेमा के सामूहिक रूप से दस्तार बंदान यानी पगड़ी पहनने वाले कहा जाता था। यानी उलेमा के जो सामूहिक रूप था ना, उसको दस्तार बंदान यानी पगड़ी पहनने वाला कहा जाता था। उलेमा क्या करता था कि अपने सिर पर पगड़ी पहनकर बैठा रहता था, यानी किसी भी कार्य में संलग्न था तो वह पगड़ी बांधे रहता था। तो यही उलेमा था। ठीक है, तो सल्तनत काल में उलेमा क्या था बाबू? तो धार्मिक पद पर बैठे, उच्च धार्मिक पद पर बैठे व्यक्ति को उलेमा कहा जाता था। क्या चीज़? उलेमा। ठीक है, क्योंकि वे सिर पर आधिकारिक रूप से पहने जाने वाली पगड़ी धारण करते थे। राजपूतों द्वारा मुस्लिम आक्रमणकारियों से स्त्रियों के रक्षा के लिए जौहर प्रथा का प्रचलन हुआ था। यानी दिल्ली सल्तनत में क्या हुआ था कि राजपूतों द्वारा मुस्लिम आक्रमणकारियों से स्त्रियों की रक्षा के लिए जौहर प्रथा का प्रचलन हुआ था। तो जौहर प्रथा एक बार बताया था मैं। ठीक है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था बाबू? तुर्कों ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुआ था? 1210 ईस्वी में। ठीक है, सुनिए। फिरोज तुगलक ने क्या किया था बाबू? नहरों का निर्माण किया था। फिरोज तुगलक क्या किया था? नहरों का निर्माण किया था। बलबन ने नौरोज त्यौहार शुरू किया था। नौरोज त्यौहार मनाना किसने शुरू किया था? बलबन ने। अलाउद्दीन खिलजी क्या किया था बाबू? अलाउद्दीन खिलजी दीवान ए रियासत की स्थापना किया था। दीवान ए रियासत की स्थापना किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। और सर जहांगीर ने सर थॉमस रो, यानी जहांगीर के दरबार में कौन आया था? सर थॉमस रो। ठीक है, बताइए निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? यानी कौन से ऐसा शासक था जिसके शासनकाल में महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो नसीरुद्दीन खुसरो शाह। नसीरुद्दीन खुसरो शाह एकमात्र ऐसा दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसके शाही महल में, यानी जो घराना था, महल था, उसमें हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो नसीरुद्दीन खुसरो शाह था। ठीक है, इब्न बतूता कहाँ का यात्री था बाबू? मोरक्को का यात्री था। इब्न बतूता रेहला की रचना किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया था। मार्को पोलो इटली का यात्री था। मार्को पोलो कहाँ? वेनिस। वेनिस कहने का मतलब है कि इटली। मार्को पोलो इटली का प्रसिद्ध यात्री था। वह पांड्य शासक मारवर्मन कुलशेखर के समय भारत आया था। अब क्वेश्चन पूछा था कि मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना किया था। बच्चा बच्चा जानता है। अब इसमें पूछा था कि मेगास्थनीज ने इंडिका में दक्षिण भारत के किस शासक के बारे में उल्लेख किया है? उसमें इंडिका में दक्षिण भारत के किन शासकों के बारे में? तो पांड्य शासकों के बारे में उल्लेख किया है इंडिका में। समझ में आ गया ना? या चलिए, ठीक है। तो मार्को पोलो किसके शासनकाल में आया था बाबू? तो प्रसिद्ध इटली यात्री था। ठीक है, ये तो छोड़ दो। ईरानी। चलिए, अलबरूनी कहाँ का रहने वाला था? अलबरूनी जो था मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है, जिसने तहकीक हिंद या किताब उल हिंद की रचना किसने किया था? अलबरूनी ने। ठीक है, इब्न बतूता मोरक्को यानी अफ्रीकी यात्री था। वह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। ठीक है, ट्रेवर्नियर जो था फ्रांसीसी यात्री ट्रेवर्नियर, जो कि शाहजहां के शासनकाल में आया था। ट्रेवर्नियर बाबू शाहजहां के शासनकाल में आया था। ठीक है, मनुची एक इटालवी यात्री था। ठीक है, इटालवी यात्री था। यह दाराशिकोह की सेवा में तोपची के रूप में नौकरी की। किसके? दाराशिकोह के दरबार में। ठीक है, दस्तार बंदगान कौन कहलाते थे? तो उलेमा। दस्तार बंदगान कौन कहलाते थे बाबू? उलेमा। उलेमा क्या करता था? तो पगड़ी बांध कर तो संलग्न था ही धार्मिक कार्य में। वह ऊंचे पद पर, धार्मिक ऊंचे पद पर रहता था, उसको उलेमा कहा जाता था। ठीक है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन सा कुल्लाह दारन कहलाते थे? तो सैयद। जो सैयद थे ना, वह कुल्लाह दारन कहलाते थे। सैयद जो थे वह क्या कहलाते थे? कुल्लाह दारन कहलाते थे। बताइए,
चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई थी? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद औकी, नसीरुद्दीन मोहम्मद औकी के द्वारा। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत है? चलिए दोस्तों, यहीं पर क्विज के समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह क्विज आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरीक़े से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।